शादी को अभी कुछ ही वक्त हुआ है और मैं और मेरे पति उनके छोटे भाई के साथ रहते हैं। वो अभी कहीं जॉब नहीं करता और मैं उसे अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करती हूँ। लेकिन कुछ दिनों से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो मेरी तरफ आकर्षित है। एक बार वो और मैं एक ही बिस्तर पर सो रहे थे, तभी मुझे एहसास हुआ कि उसने मुझे गलत जगह पर छुआ। वो हमेशा मुझे घूरता रहता है और जहाँ भी मैं जाती हूँ मेरे साथ जाने की कोशिश करता है। अब ये सब बातें मैं अपने पति को कैसे बताऊं? जैसा कि मैंने बताया कि मेरी शादी कुछ वक्त पहले ही हुई है और मैं उनके साथ अभी बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं शेयर करती हूँ। अगर मैं उनसे सब बताऊं तो क्या वह मेरी बात पर भरोसा भी कर पाएंगे? सभी फोटोज साइकोलॉजिस्ट नयामत बावा कहती हैं कि आपके रिश्ते में यह बहुत महत्वपूर्ण स्टेज है जहां आप अभी अपने साथी को समझने की कोशिश ही कर रही हैं। उनके साथ भरोसे और अंडरस्टैंडिंग का रिलेशनशिप बना रही हैं। मैं समझ सकती हूँ कि आप अपने देवर की मौजूदगी में कितना असहज महसूस करती हैं। यह आपके लिए लगातार बना रहने वाला खतरा है और उसका बेरोजगार होना चीज़ों को और भी खराब कर सकता है। हालांकि आप ही हैं जो अपने लिए आवाज़ उठा सकती हैं। यह जरूरी है कि आप अपने देवर के साथ एक दायरा बनाएं। उन चीज़ों के बारे में खुलकर बोलें जो आपको परेशान करती हैं। अगर वह आपके साथ मार्केट जाने की जिद करता है, तो उसे सीधे तौर पर बताएं कि खुद जा सकती हैं और आपको यही पसंद है। अगर वह रूम में आकर आपके बगल में बेड पर बैठता है, तो आप सीधे तौर पर बोलें कि आप कंफर्टेबल नहीं हैं। आप जितने विनम्र होकर और डरकर उससे बात करेंगी, तो उसकी हिम्मत बढ़ती चली जाएगी। यहाँ तक कि धीरे धीरे उसकी गंदी हरकतें बढ़ सकती हैं। इसलिए बहुत ही स्ट्रिक्ट बिहेवियर अपनाएं। आपकी सुरक्षा सबसे ज्यादा अहम है और उसकी हरकतें एक अपराधी की तरह लग रही हैं। जितनी बार आप उसे नज़रअंदाज करेंगी, उसे दूसरी हरकत करने की हिम्मत मिलती रहेगी और यह आपके अंदर भी डर पैदा कर सकता है। कोशिश करें कि आप कभी भी उसके साथ अकेले न करें और अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए, तो स्पीड डायल लिस्ट में इमरजेंसी नंबर जरूर रखें। आप न्यूली मैरिड हैं और अपने पति को इन बातों के बारे में कैसे बताएं? आपकी यह चिंता मैं समझ सकती हूँ। घर के एक मेंबर पर इतना बड़ा आरोप लगाना बड़ी बात है, लेकिन अपने पति को इस परेशानी के बारे में बताना सबसे अच्छी बात होगी। आपको उन्हें गलत तरह से नहीं बताना है, बल्कि सिर्फ उन्हें इसे लेकर जानकारी देनी है। मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें बताने की हिम्मत जुटा पाएंगी। यह बात हमेशा याद रखें कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और आप कभी इसे लेकर खुद को दोषी न मानें। जब आप शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करते हैं, तो आपका मन आने वाले कल की सुनहरी तस्वीरों से सजा होता है। आंखों के सामने न केवल तमाम तरह के सपने होते हैं, बल्कि अपने साथी के साथ उन्हें पूरा करने के नए नए अरमान भी जुड़े होते हैं। हालांकि जब आपको पता चलता है कि पति पत्नी का रिश्ता पूरी तरह से खोखला है, तो आपका किसी पर भी भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जिस इंसान पर मैंने सबसे ज्यादा प्यार और विश्वास किया, उसी ने ही मेरी जिंदगी तबाह कर दी। जब आप शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करते हैं, तो आपका मन आने वाले कल की सुनहरी तस्वीरों से सजा होता है। आंखों के सामने न केवल तमाम तरह के सपने होते हैं, बल्कि अपने साथी के साथ उन्हें पूरा करने के नए नए अरमान भी जुड़े होते हैं। हालांकि जब आपको पता चलता है कि पति पत्नी का रिश्ता पूरी तरह से खोखला है, तो आपका किसी पर भी भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जिस इंसान पर मैंने सबसे ज्यादा प्यार और विश्वास किया, उसी ने ही मेरी जिंदगी तबाह कर दी। एक दो मुलाकातों के बाद वह मेरे परिवार के साथ भी बहुत आसानी से घुल मिल गया था। ऐसा इसलिए भी क्योंकि उसने बताया था कि उसके माता पिता तो हैं, लेकिन उन्होंने उसे 19 साल की छोटी उम्र में ही घर से बाहर निकाल दिया था, केवल इसलिए क्योंकि उसने अपने पिता के गैर कानूनी व्यवसाय में आने से मना कर दिया था। मेरे दिल में यह बात अंदर तक घर कर गई, जिसकी वजह से मैंने कभी भी उससे उसके घरवालों के बारे में बात नहीं की थी।
हालांकि वह भी कभी अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं बताता था। मैंने भी कभी ज्यादा जांच पड़ताल नहीं की थी, क्योंकि मैं जानती थी कि उसे अपने माता पिता के बारे में बात करने से बहुत दुख होता है। हमारी शादी में सब कुछ अच्छा चल ही रहा था कि साल 2019 की एक दोपहर एक महिला मेरे घर आई, जिसने मुझसे पास के मंदिर में जाने के लिए रास्ता पूछा। उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि वह गांव से ताल्लुक रखती है। उसने मुझे बताया कि वह देवी देवताओं की बहुत पूजा करती है, जिसकी वजह से वह दूर के गांव से यहाँ आई है। मैंने उसे पानी और कुछ खाने के लिए अपने घर पर आमंत्रित किया, क्योंकि वह मुझे बहुत थकी हुई लग रही थी। हालांकि वह चुपचाप बैठी रही, लेकिन कुछ देर बाद मैंने उसके साथ मंदिरों और त्योहारों पर बात की। थोड़ी सी बातचीत के बाद वह मेरे घर से चली गई। मैंने अखिल को भी इस बारे में सब कुछ बताया था। वह मेरी दयालुता को प्रोत्साहित करते हुए मुस्कुरा रहा था। हालांकि एक हफ्ते बाद यानी रविवार के दिन जब मेरे पति अपनी पसंदीदा करी रेसिपी बना रहे थे, वही महिला हमारे दरवाजे पर एक बच्चे के साथ आई। वह पूरी तरह बर्बाद लग रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह आंसुओं से सना था। ऐसे में जब मैं दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी, तो अखिल भी मेरे पीछे आया और उस महिला को देखते ही अचानक उसके चेहरे का रंग उतर गया। वो एक कदम से पीछे हट गया, जैसे उसने कोई भूत ही देख लिया हो। महिला एकदम चुप थी और वह बिना एक शब्द कहे हमारे घर में घुस गई। मैं यह सब देखकर पूरी तरह घबरा गई। वह बोली, अनिमेष, तुम घर कब आओगे? अपने परिवार की देखभाल कब करोगे? आपको पता भी है कि आपका बच्चा कितना बड़ा हो गया है। आपके माता पिता कैसे हैं? इसी दौरान उसने मेरी तरफ गुस्से से देखा और मुझसे पूछा कि मैंने उसके पति को क्यों चुराया। मुझे इन बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि वह सब क्या कह रही है। उसने मुझसे आगे कहा, तुम्हारे बगल में जो आदमी खड़ा है, वह मेरा पति है। हमने बलमपुर में शादी की थी, जो कि एक भव्य समारोह था। वह अखिल नहीं, अनिमेष हैं। उसने मुझे अपनी शादी की कुछ तस्वीरें दिखाईं, जिसमें वह वास्तव में अखिल था। मैंने उसकी तरफ देखा और वह सिर झुकाए वहां खड़ा था। वह मेरे अलावा न केवल किसी का पति था, बल्कि एक पिता भी था। उस महिला के बगल में एक 6 साल की बच्ची भी खड़ी थी, जो कि अखिल की बेटी थी। महिला ने फिर उन तस्वीरों को जमीन पर फेंक दिया और चिल्लाकर कहा, तुम्हारी मां मर चुकी है। तुम्हारे पिता भी मर रहे हैं। यदि आप उनसे एक बार मिलना चाहते हैं, तो अभी हमारे साथ वापस चलें। आपने जो कुछ भी किया है, वह सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। लेकिन एक शर्त पर, अगर आप फिर कभी इस महिला से न मिलें। नवभारत टाइम्स। मेरी कहानी। मुझे नहीं पता था कि मेरे पति की पहले से एक पत्नी और बेटी भी है। अखिल शुरू से ही शांत किस्म का इंसान था, जिससे मैं पहली बार एक कॉमेडी शो में मिली थी। हमने 4 साल तक एक दूसरे को डेट किया था और फिर परिवार वालों की मौजूदगी में शादी कर ली। मैं उसके प्यार में पूरी तरह पागल थी। उसमें वह हर गुण था, जिसकी मैंने अपने पति के रूप में कल्पना की थी। हालांकि उसे सोशल मीडिया में कोई दिलचस्पी नहीं थी, न ही उसका कोई प्रोफाइल था। शुरुआत में मेरे लिए यह एक राहत वाली बात रही, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वह बार बार फोन पर किसी से बात करे या फिर बेवजह सोशल मीडिया में लगा रहे। 1-2 मुलाकातों के बाद वह मेरे परिवार के साथ भी बहुत आसानी से घुल मिल गया था। ऐसा इसलिए भी क्योंकि उसने बताया था कि उसके माता पिता तो हैं, लेकिन उन्होंने उसे 19 साल की छोटी उम्र में ही घर से बाहर निकाल दिया था, केवल इसलिए क्योंकि उसने अपने पिता के गैर कानूनी व्यवसाय में आने से मना कर दिया था। मेरे दिल में यह बात अंदर तक घर कर गई, जिसकी वजह से मैंने कभी भी उससे उसके घरवालों के बारे में बात नहीं की थी। हालांकि वह भी कभी अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं बताता था। मैंने भी कभी ज्यादा जांच पड़ताल नहीं की थी, क्योंकि मैं जानती थी कि उसे अपने माता पिता के बारे में बात करने। हमारी शादी में सब कुछ अच्छा चल ही रहा था कि साल 2019 की एक दोपहर एक महिला मेरे घर आई, जिसने मुझसे पास के मंदिर में जाने के लिए रास्ता पूछा।
उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि वह गांव से ताल्लुक रखती है। उसने मुझे बताया कि वह देवी देवताओं की बहुत पूजा करती है, जिसकी वजह से वह दूर के गांव से यहाँ आई है। मैंने उसे पानी और कुछ खाने के लिए अपने घर पर आमंत्रित किया, क्योंकि वह मुझे बहुत थकी हुई लग रही थी। हालांकि वह चुपचाप बैठी रही, लेकिन कुछ देर बाद मैंने उसके साथ मंदिरों और त्योहारों पर बात की। थोड़ी सी बातचीत के बाद वह मेरे घर से चली गई। मैंने अखिल को भी इस बारे में सब कुछ बताया था। वह मेरी दयालुता को प्रोत्साहित करते हुए मुस्कुरा रहा था। हालांकि एक हफ्ते बाद यानी रविवार के दिन जब मेरे पति अपनी पसंदीदा करी रेसिपी बना रहे थे, वही महिला हमारे दरवाजे पर एक बच्चे के साथ आई। वह पूरी तरह बर्बाद लग रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह आंसुओं से सना था। ऐसे में जब मैं दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी, तो अखिल भी मेरे पीछे आया और उस महिला को देखते ही अचानक उसके चेहरे का रंग उतर गया। वो एक कदम से पीछे हट गया, जैसे उसने कोई भूत ही देख लिया हो। महिला एकदम चुप थी और वह बिना एक शब्द कहे हमारे घर में घुस गई। मैं यह सब देखकर पूरी तरह। वह बोली, अनिमिष, तुम घर कब आओगे? अपने परिवार की देखभाल कब करोगे? आपको पता भी है कि आपका बच्चा कितना बड़ा हो गया है। आपके माता पिता कैसे हैं? इसी दौरान उसने मेरी तरफ गुस्से से देखा और मुझसे पूछा कि मैंने उसके पति को क्यों चुराया। मुझे इन बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि वह सब क्या कह रही है। उसने मुझसे आगे कहा, तुम्हारे बगल में जो आदमी खड़ा है, वह मेरा पति है। हमने बलमपुर में शादी की थी, जो कि एक भव्य समारोह था। वह अखिल नहीं, अनिमेष हैं। उसने मुझे अपनी शादी की कुछ तस्वीरें दिखाईं, जिसमें वह वास्तव में अखिल था। मैंने उसकी तरफ देखा और वह सिर झुकाए वहां खड़ा था। वह मेरे अलावा न केवल किसी का पति था, बल्कि एक पिता भी था। उस महिला के बगल में एक 6 साल की बच्ची भी खड़ी थी, जो कि अखिल की बेटी थी। महिला ने फिर उन तस्वीरों को जमीन पर फेंक दिया और चिल्लाकर कहा, तुम्हारी मां मर चुकी है। तुम्हारे पिता भी मर रहे हैं। यदि आप उनसे एक बार मिलना चाहते हैं, तो अभी हमारे साथ वापस चलें। आपने जो कुछ भी किया है, वह सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। लेकिन एक शर्त पर, अगर आप फिर कभी इस महिला से न मिल। उस महिला द्वारा बोली गई लाइनें आज भी मेरे कानों में गूंजती है। मेरा पति एक धोखेबाज इंसान था। उसका एक अच्छा खासा परिवार था, जिसके बाद भी उसने मुझसे शादी की। मैंने उससे किसी भी तरह की सफाई नहीं मांगी। मैंने उससे तभी अपना घर छोड़ने के लिए कहा। हालांकि वो मेरे साथ रहना चाहता था, लेकिन मैं कभी भी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहती, जिसने शादी जैसे पवित्र रिश्ते की शुरुआत ही झूठ से की हो। अगले ही महीने मैंने अपने वकील को तलाक के कागज भेजने के लिए कहा। मैं अब उस आदमी को एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसकी वजह से मेरा पूरा परिवार तबाह हो गया था। इस घटना ने मुझे पूरी तरह से बदल दिया। मैं नहीं जानती कि मैं इससे उबर पाऊंगी भी या नहीं। इस पूरी घटना को जानने के बाद हम समझ सकते हैं कि आप पर क्या बीत रही है। लेकिन इस दौरान खुद को दोष न दें। आपको मजबूती से काम लेना होगा। आपने जो भी किया है, वो बहुत सही है। किसी धोखेबाज के साथ शादी जैसा नाजुक रिश्ता नहीं निभाया जा सकता है। जो कुछ भी हुआ है, उसे भुलाने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको समय रहते सच्चाई का पता चल गया। रवि के साथ उसके माता पिता ने ठीक वैसा ही किया जैसे ही वह 20 साल का हो गया था, लेकिन सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। वैसे ही उसे सुधारने के लिए उसके माता पिता ने दूरदराज इलाके में लड़की खोजना शुरू कर दिया था। ऐसे में आप सभी को लगता था कि जो लड़का अपनी खुद की जिम्मेवारी सही से नहीं उठा पाता है, वह बोला कि नहीं, लड़के की जिम्मेवारी क्या उठाएगा। लड़की ढूंढ घंटे उसके माता पिता को एक लड़की मिल गई है और उस शादी के लिए राजी हो गया। लड़की का नाम खुशबू था। खुशबू अपने ससुराल आते हैं अपने पति को समझाने बुझाने का काम चालू कर दिया। फिर उसके बाद वह दे देनी अपने पति के साथ रहने में बिल्कुल भी किसी प्रकार की डर नहीं लग रहा था। वह धीरे धीरे रवि के बहुत करीब पहुंच गई थी।
अब तो खुशबू का मन भी रवि के बिना बिल्कुल भी नहीं लगने लगा था। रवि भी अब अपने मानसिक संतुलन को नियंत्रित करके वह अपने परिवार के साथ बिल्कुल भी एक साथ रहने लगे थे। धीरे धीरे दोनों में सबसे ज्यादा गहरा प्यार हो गया था। फिर उसके बाद वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा था। एक दिन की बात है, रवि जब अपने काम पर से घर आ रहा था तो रास्ते में उसे किसी कारणवश दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। आपको बता दें कि रवि दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद वह बिल्कुल भी चल फिर नहीं सकता था। फिर उसके बाद उसकी पत्नी खुशबू उससे कहीं ज्यादा प्यार दुलार से उसके सभी काम किया करते थे। धीरे धीरे जितना धनराशि रवि कमाया था वह सभी रवि के इलाज में खर्च होने लगा था। अब रवि के इलाज करते करते उसके पास खाने पीने के लिए पैसे भी कम आने लगे थे, क्योंकि रवि शादी से पहले कुछ नहीं कमाता था। ऐसे में उनके पास ज्यादा धनराशि की प्राप्ति नहीं हुई थी, क्योंकि शादी के बाद ही उसने कमाना शुरू किया था। करीब 1 महीना बीत जाने के बाद रवि के कमाया गए सभी पैसे लगभग खत्म हो गए थे। लेकिन उसके पास अब पहले से भी पैसे नहीं थे, क्योंकि उसका इलाज भी अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पाया था। रश्मि रवि की पत्नी खुशबू को यह चिंता सताने लगी थी कि आगे की जिंदगी और आगे की है रवि का इलाज किस प्रकार से कराएगी है। रवि अभी तक भी उसकी दवाई चल रही थी और वह ठीक होने में और भी समय लेने वाला था। अब पैसे भी खत्म हो चुके थे, तभी अचानक खुशबू को एक तरकीब सोची। उन्होंने सोची कि चलो मेरे पास जो सोने चांदी के गहने हैं उसे बाजार में जाकर बेच कर जितने भी पैसे होंगे वही रुके रवि का इलाज करवाऊंगी। खुशबू ने एक ऐसा ही किया। बाप ने सारे गहने बाजार में सोनार के दुकान में ले जाकर बेच दिया और फिर जितने पैसे मिले उन सभी पैसों से वह रवि का इलाज में खर्च किया गया था। घर में खाने पीने के सामान भी लेकर आई थी। आपको बता दें कि कुछ दिन बीत जाने के बाद रवि और अपने से चलने हैं सक्षम हो चुके थे। वह बिल्कुल भी सही हो चुके थे और जब उन्होंने सही हुआ तो सबसे पहले अपनी पत्नी का शुक्रिया अदा किया। आपको बता दें कि उसके कुछ ही दिन बाद रवि बिल्कुल ठीक हो गया था। वह फिर से काम पर जाने लगा था। वह धीरे धीरे कमाकर पैसे इकट्ठा करके अपनी पत्नी के बेचे गए सारे गहने फिर से खरीद लिए हैं और उससे ज्यादा ही खरीद लिए थे। आपको बता दें कि उसकी जिंदगी आप शादीशुदा जिंदगी दी है याद बेहतरीन चल रही थी। अब उसकी जिंदगी में एक नन्हा मुन्ना बेटा आ गया था जिसका नाम से रवि, और उसकी पत्नी बहुत ज्यादा खुश रहती थी। जल्दी रवि काम करके घर आता था। वह अपने बेटा को खिलाने में सारे गम और थकावट भूल जाते थे।